नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। तो भारतीय संविधान के जो संविधान पूर्व विकास की प्रक्रिया चली हुई है, उसमें आज की जो हमारी अगली कड़ी है वो है 1813 का चार्टर एक्ट। 1813 का चार्टर एक्ट अपने आप में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसकी इम्पोर्टेंस काफ़ी ज़्यादा है। आगे देखेंगे इसकी इम्पोर्टेंस कितनी रहेगी। पहले आज इसके कुछ प्रावधान हैं उनको पढ़ेंगे। अभी तक हम इसके बारे में 2-3 चीज़ें वही पढ़ते आए। 1 लाख रुपए शिक्षा के लिए दिए गए इसमें। दूसरा 20 वर्ष के लिए चाय चीन के व्यापार को छोड़कर व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया। इन चीज़ों से हटकर भी आज इसके बारे में हम बहुत कुछ जानेंगे, जिसको किताबें थोड़ा सा इग्नोर कर देती हैं, इसकी महत्ता को थोड़ा कम करके आंकती हैं। लेकिन हम देखेंगे ये बस इन्हीं चीज़ों तक सीमित नहीं है। इस एक्ट की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा ब्रॉड है। सबसे बड़ी इम्पोर्टेंस तो इस एक्ट का जो पीछे बनने का प्रारूप था वही है कि इस एक्ट को लाया क्यों गया, इस क्या वजह थी इस एक्ट के बनने के पीछे। एक छोटा कारण ये नहीं था। एक तो कारण ये था जो हम पढ़ते आए हैं 1793 के चार्टर एक्ट में, जो ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार था उसको 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया था। लेकिन क्या बस एक यही कारण था? नहीं, इससे अलग भी इसके काफ़ी कारण थे। एक नाम तो आप सभी ने सुना होगा, नाम है नेपोलियन। नेपोलियन कौन? ये नेपोलियन वही है जो फ्रांस के विजेता हैं। ये नेपोलियन वही हैं जिनको टीपू सुल्तान ने आमंत्रण दिया था कि आइए और अंग्रेजों को हराने में हमारी सहायता कीजिए। ये नेपोलियन वही हैं जिनके नाम पर समुद्रगुप्त को इंडिया का नेपोलियन कहा जाता है। इससे आगे भी इनकी काफ़ी बड़ी महत्ता है। वो ये अपने आप में एक काफ़ी बड़े विजेता थे। नेपोलियन ने क्या किया, जो इंग्लैंड की अगर हम मानचित्र में जाकर उसकी स्थिति देखें तो उसकी स्थिति कुछ ऐसी है कि वो बाकी यूरोपीय देशों से एक तो फ्रांस के थ्रू कनेक्ट है, दूसरा अगर फ्रांस उसकी चार दीवारी या फिर बॉर्डर सील कर दे तो उसका व्यापार थोड़ा मुश्किल हो जाता है। दूसरा उस टाइम पे नेपोलियन की स्थिति काफ़ी ज़्यादा बहुत ज़्यादा हाई थी, यानी एक काफ़ी शक्तिशाली स्थिति में थे। नेपोलियन ने क्या किया, एक आदेश पत्र जारी किया और उस आदेश पत्र में कहा कि कोई भी यूरोपीय देश इंग्लैंड के साथ में व्यापार नहीं करेगा। इंग्लैंड का जो मुख्य व्यापार था वो रसिया और स्पेन के साथ में था मैक्सिमम, वो इन्होंने तोड़ दिया। दूसरा बाकी यूरोपीय देशों से भी व्यापार उनका तोड़ दिया इंग्लैंड का। अब इंग्लैंड के व्यापारियों के साथ में क्या दिक्कत थी कि अमेरिका उनसे पहले ही छिन चुका था। अब रहा भारत। भारत में इंग्लैंड यानी ईस्ट इंडिया कंपनी को पहले ही 1793 में 20 वर्ष के लिए व्यापारिक एकाधिकार दिया गया था। अब इंग्लैंड के जो व्यापारी हैं उनका व्यापार ठप पड़ गया, ना भारत जा सकते ना यूरोपीय देशों के साथ व्यापार कर सकते। यह स्थिति ऐसी ही हुई जैसे अगर हमको अफगानिस्तान के साथ व्यापार करना हो। हमारी अफगानिस्तान के साथ सीमा है, लेकिन अभी फ़िलहाल जैसे पाकिस्तान ने उसको ऑक्यूपाई किया हो, पाकिस्तान उसको सील कर दे, तो अभी हमारे पास रास्ता है समुद्र का। लेकिन अगर किन्हीं कारणों से वो समुद्र का रास्ता भी बंद हो जाए तो क्या हम अफगानिस्तान जा पाएंगे? नहीं, क्योंकि इधर हमको चीन नहीं जाने दे, इधर हम समुद्र के रास्ते नहीं जा पाएँ और इधर पाकिस्तान ने हमारा बॉर्डर सील कर दिया। तो काफ़ी ज़्यादा अगर कहीं हम बहुत ज़्यादा घूम घाम के जाएंगे भी तो वो व्यापार हमको लाभ से ज़्यादा हानिकारक होगा। तो यही स्थिति इंग्लैंड के व्यापारियों के साथ में हुई। तो इंग्लैंड का जो व्यापारी वर्ग था वो डिमांड कर रहा था कि अब हमको भारत में व्यापार की स्वतंत्रता होनी चाहिए। साथ में ही दूसरा कारण, एक तो हो गया हमने जो नाम सुना होगा नेपोलियन का, दूसरा हम सबने एक नाम सुना होगा एडम स्मिथ। एडम स्मिथ कौन? अच्छा, क्या यहाँ पे कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने एडम स्मिथ का नाम नहीं सुना? शायद हो सकते हैं, पर फिर भी एडम स्मिथ ये अर्थशास्त्र के जनक हैं। अर्थशास्त्र के वैसे तो इनको जनक कहा जाता है, लेकिन अगर हम सही रूप में देखें तो इनकी वंश भी शुरू नहीं हुआ होगा। उससे पहले भारत ने एक महान अर्थशास्त्री दिए थे जिनका नाम था कौटिल्य, विष्णुगुप्त, चाणक्य, जिन्होंने अर्थशास्त्र पुस्तक भी लिखी। लेकिन फिर भी थोड़ा सा हमने अपने इतिहास की महानता को कम करके आंका है। तो अब हम जो वेस्टर्न जो अर्थशास्त्री हैं या पूरा वेस्टर्न हिस्ट्री है उसको आधार बनाकर चलते हैं, ना कि अपनी जो महान इतिहास है उसको आगे देखते हैं। लेकिन फिर भी हमको पढ़ना यही पड़ेगा, हमारी मजबूरी है। तो एडम स्मिथ अर्थशास्त्र के जनक हैं ये।
साथ साथ ये पूंजीवाद के भी जनक हैं, पूंजीवाद के जनक। अच्छा, इन्होंने एक सिद्धांत दिया था एडम स्मिथ ने, वो दिया था इनविजिबल हैंड का, यानी थ्योरी ऑफ इनविजिबल हैंड, यानी अदृश्य हाथ का सिद्धांत। एडम स्मिथ कहते हैं कि बाजार सभी के लिए खुला होना चाहिए, बाजार पर किसी एक का प्रभुत्व नहीं होना चाहिए। और इनका जो सिद्धांत था वो इंग्लैंड में बढ़ चढ़कर बोल रहा था। पूंजीवादी देश इंग्लैंड था ही, सारी स्वतंत्रता थी मार्केटिंग की, लेकिन क्या है, अगर आपको इंडिया में मार्केटिंग की आपके व्यापारियों को सुविधा नहीं है, तो ऐसे टाइम पे एडम स्मिथ का जो उसी टाइम पीरियड के हैं, 1774 में इनकी ये बुक आई थी थ्योरी ऑफ इनविजिबल हैंड। इसने कैपिटल, इसको कहते हैं कि इसने कैपिटलिज्म की नींव रखी, पूंजीवाद की नींव रखी। तो इंग्लैंड में इस टाइम पर ये अपने आप में काफ़ी जो इनका समर्थन था बढ़ा हुआ था। एक कारण इसमें ये भी था, एक और इसमें मेन कारण था, वो था ईसाई मिशनरी। जो ईसाई मिशनरी थे वो लोग भी ये कह रहे थे कि जी हमको भी भारत जाना है, हमको भी भारत जाकर अपने धर्म की, अपने जो हमारा आस्था है इसके प्रचार करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। इससे पहले भारत में किसी भी मिशनरी टूर की या फिर जाकर किसी मिशनरी को भारत जाकर अपने धर्म की प्रचार करने की स्वतंत्रता नहीं थी। तो एक कारण इसका इसमें यह भी रहा, इसका 1813 के जो चार्टर एक्ट को लाने के पीछे। इसमें एक और जो मेन कारण है, और जो कह सकते हैं हम कि सबसे मेन कारण है, एक नेपोलियन, और उसके बाद में जो सबसे मेन कारण रहेगा वो ये रहेगा वेलेजली। लगभग हम सभी वेलेजली के बारे में जानते हैं। इन्होंने एक सिद्धांत लाए थे, सहायक संधि। इनकी सहायक संधि के द्वारा भारत में जो विस्तार था वो काफ़ी बड़े लेवल पर हो गया। अब ईस्ट इंडिया कंपनी जम्मू कश्मीर को छोड़कर बाकी सारे हिस्से में अपना शासन जमा चुकी थी। हम कह सकते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो अपना शासन है वेलेजली के टाइम पीरियड पर तंजौर, मैसूर, हैदराबाद, जोधपुर और साथ में सिंधिया, भोंसले, मराठे, इन सब को परास्त कर कर अपना जो शासन है कश्मीर को छोड़कर लगभग बाकी सारे हिस्से पर जमा लिया था। तो इसमें क्या हुआ, जो इंग्लैंड जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो फिर से कर्ज में डूब गई और ये फिर से पहुंचे ब्रिटेन के पास में। अब जब ये ब्रिटेन के पास में पहुंचे तो वहाँ ब्रिटिश गवर्नमेंट या ब्रिटिश पार्लियामेंट बोली कि यार कमाल है, अभी 40 साल पहले तो तुमको 14 लाख पाउंड की हमने भारी रकम दी थी, अब फिर से तुम मांगने आगे, ऐसे कैसे काम चलेगा। तो इस स्थिति से निपटने के लिए भी एक व्यवस्था लानी जरूरी थी और ऐसी कंडीशन में आया 1813 का चार्टर एक्ट। हुआ क्या था, अब जब क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी पर बोझ काफ़ी हो गया, आर्थिक बोझ काफ़ी हो गया, तो ऐसी स्थिति में एक समिति का गठन हुआ और इस समिति ने, ये समिति का गठन कब हुआ था, 1808 में, ये डेट आप याद रखना। और इस 1808 में गठन होने के बाद अगले 5 वर्षों में इसने 5 रिपोर्ट दी, यानी, और इसकी बाकी सारी रिपोर्टों को जानना हमारे लिए इतना ज़्यादा जरूरी नहीं है, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसकी हमारी 5वीं रिपोर्ट को जानना सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब ये 5वीं रिपोर्ट अपने आप में इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि उस वक्त के जो विद्वान थे, अधिकतर विद्वान लोगों ने कहा कि ये जो 1808 में समिति गठित हुई है, जांच समिति गठित हुई है, इसकी जो 5वीं रिपोर्ट है, उस 5वीं रिपोर्ट को उन्होंने उस वक्त की आर्थिक, सामाजिक, न्यायिक रिपोर्टों में सबसे बेस्ट रिपोर्ट करार दिया। और यही जो 5वीं रिपोर्ट थी, ये आगे चलकर इस ही 5वीं रिपोर्ट को आगे चलकर उठाकर सीधा का सीधा बना दिया 1813 का चार्टर एक्ट। अब इस चार्टर एक्ट में कुछ प्रावधान किए गए, कुछ डिमांड जो हमने देखी, नेपोलियन के इंग्लैंड को ब्लॉक करने के बाद में वहाँ का जो व्यापारिक वर्ग था उसने कुछ डिमांड रखी। अब उन्हीं डिमांडों को देखते हुए पहला तो क्या किया कि जो व्यापारिक एकाधिकार था उसको 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया कि ठीक है भाई, तुम्हारा जो व्यापारिक एकाधिकार है हम उसको 20 वर्ष के लिए बढ़ाते हैं, लेकिन इसमें
जो चाय और चीन यानी टी और चाइना, चीनी नहीं चाइना, चाइना मतलब ये जो भारत का पड़ोसी देश है चाइना, चाय और चीन का व्यापारिक एकाधिकार है, इसको छोड़कर बाकी तुम्हारा जो व्यापारिक एकाधिकार बढ़ा देते हैं। इसको भी ईस्ट इंडिया कंपनी के पास छोड़ने की वजह क्या थी, इसको हम अभी देखेंगे। क्या हुआ कि इस चाय और चीन का व्यापारिक एकाधिकार अभी भी ईस्ट इंडिया कंपनी के पास छोड़ने का रीजन ये था कि बाकी सारा व्यापारिक एकाधिकार खत्म कर दिया गया, अब कोई भी इंग्लिश व्यक्ति भारत में आकर व्यापार कर सकता है। तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ कि काफ़ी बड़ी मात्रा में लोग भारत व्यापार करने आए और अगले 50 वर्षों में भारत आकर 7 गुना लाभ कमाया। यानी 1813 में जो ईस्ट इंडिया कंपनी लाभ कमा रही थी, अगले 50 वर्षों में जो भारत में व्यापार करने लोग आए उन्होंने 7 गुना लाभ कमाया। यानी तो अब क्या हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी बोली जी आपने हमसे अधिकतर तो व्यापार ले लिया, अब हम क्या करें, हमारा जो काम है, हमारा जो राजस्व है, इतने बड़े जो हम कर्मचारियों को संभाल रहे हैं उनको कैसे संभालेंगे, हमको भी तो कुछ दीजिए। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ऐसी कंडीशन में ईस्ट इंडिया कंपनी के पास 2 व्यापार एकाधिकार छोड़े, चाय और चीन का, और बोले क्या अब तुम्हारे पास ये पर्याप्त है, बोली ठीक है अभी हम इनसे काम चला लेते हैं। अब क्या हुआ, अगर ब्रिटेन से लोग आ रहे हैं तो किसी ना किसी की तो परमिशन चाहिए ही उन्हें। आप किसी दूसरे देश से किसी दूसरे देश में जा रहे हो तो वहाँ की जो व्यवस्था है वहाँ पर किसी ना किसी से तो आप परमिशन लोगे। तो इन लोगों को परमिशन देता कौन था, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, यानी जो निदेशक मंडल था उससे इनको परमिशन लेनी थी। कमाल की बात है, ईस्ट इंडिया कंपनी का जो निदेशक मंडल है उसी से आप व्यापार करने की परमिशन ले रहे हो भारत में जाकर। आपको कालिदास लग रहे हैं क्या ये? कालिदास मतलब कि जो ज्ञान प्राप्त करने से पहले जो कालिदास हैं कि जिस डाली पर बैठे हैं उसी को काट देंगे। मतलब कि भाई ये आपको व्यापार की परमिशन दे दें और आप जाकर इन्हीं के पैरों पे कुल्हाड़ी मारो, इन्हीं का जो व्यापार लाभ है उसी को खत्म करो और अपना लाभ कमाओ। आपको इतने अच्छे लग रहे हैं क्या? कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो अपना लाभ काट कर बोले भाई जाओ मेरे लाभ की वजह तुम लाभ कमाओ? कोई नहीं दे सकता व्यापारिक लाभ, व्यापारी ऐसा। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या करते थे, मना परमिशन नहीं देते थे। लेकिन जो पार्लियामेंट में सांसद बैठे हुए हैं, जो मिनिस्टर बैठे हुए हैं, क्या वो भी इतने मूर्ख लग रहे हैं? क्या उनको इस चीज़ का इल्म नहीं होगा, उनको इस बात की जानकारी नहीं होगी? बिल्कुल भाई, आखिर राजनेता व्यक्ति हैं चारों तरफ का, उनसे बढ़िया सोच विचार करने वाला कौन होगा इन चीज़ों को लेके। तो उन्होंने इसका भी तोड़ निकाला कि अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आपको परमिशन ना दे तो फिर आपको बोर्ड ऑफ कंट्रोल से परमिशन लेनी होगी। बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ये इसकी नियुक्ति कौन, सीधी ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा की जाती थी। पहले देख चुके हैं इसके बारे में सारी की सारी बातें। हमें दोबारा देखनी है तो जो हमारी 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट वाली वीडियो है आप उसको जाकर देख सकते हैं। तो ये भी हमारा क्लियर हो गया। इनकी जो परमिशन लेनी किससे होती थी, पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से, अगर उसे परमिशन ना मिले तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल से। इसके बाद में इसमें क्या किया, इस ही एक्ट में इसमें जो ईसाइयों ने मांग की थी कि भाई हमको भारत जाकर अपने जो मिशनरी मूवमेंट है उनके प्रचार की परमिशन दो, तो इस एक्ट ने भारत में ईसाई मिशनरियों को जाकर और अपना जो मिशनरी उनका मूवमेंट है उसको प्रचार करने की अनुमति दे दी। यानी ईसाई धर्म का आप भारत में जाकर प्रचार प्रसार कर सकते हैं। साथ साथ इसने एक और व्यवस्था दी इस 1813 के चार्टर एक्ट ने, और वह व्यवस्था ये थी कि भारत में जो रहने वाले यूरोपीय लोग थे उनके लिए अब गिरजाघर, यानी उनकी धार्मिक आस्था को देखते हुए भारत में गिरजाघर स्थापित हो सकते हैं। ध्यान रखना, भारत में पहली बार गिरजाघर इस ही चार्टर एक्ट के द्वारा स्थापित किए गए थे। 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा ही भारत में पहली बार गिरजाघर स्थापित हुआ, और पहला गिरजाघर जो स्थापित हुआ वो हुआ कलकत्ता में। तो अब ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि भारत में जो लोग रह रहे हैं उनके लिए गिरजाघर बनाए जाएं? देखो क्या होता है, मान के चलो हम किसी दूसरे देश में जाते हैं, हम कहीं भी कोई भी देश उठा लेते हैं, अगर हम यूएसए जाते हैं, काफ़ी टाइम तक हम लंबे वक्त तक वहाँ पे रह रहे हैं, तो क्या वहाँ पर जो उनका सामाजिक रहन सहन और ढंग है, चाल चलन है, क्या हमसे अलग होगा? जी बिल्कुल अलग होगा। तो फिर ऐसी स्थिति में अगर हमको कोई अपनापन अगर वहाँ पे दिखाई देता है,
अगर हमको हमारा कोई मंदिर या फिर ऐसी कोई भी हमारी जहां हमने अब तक आस्था फॉलो किया, अगर ऐसी कोई चीज़ दिखाई देती है, क्या हमको रिलैक्स करने में उसका सहयोग होगा। अगर हमको ऐसी चीज़ मिल जाती है तो हमको खुद को रिलैक्स करने के लिए वो काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होगा। तो इसी स्थिति को देखते हुए भारत में क्या हुआ, गिरजाघर की स्थापना हुई। कहां पर स्थापित हुई है, कलकत्ता में। अच्छा, इसमें एक बिशप इनकी भी नियुक्ति की गई और एक बिशप के नीचे 3 पादरी होते थे। ये सारी चीजें, एक बिशप के नीचे 3 पादरी, गिरजाघर कहाँ, कलकत्ता में। पहली बार गिरजाघर कहाँ, किस एक्ट के द्वारा, तो 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा ये भारत में गिरजाघर स्थापित हुआ था। साथ साथ इस एक्ट के द्वारा, अभी भी यहाँ पर इस एक्ट की इंपॉर्टेंस खत्म नहीं होती, अभी तो इसमें बहुत कुछ है, देखते जाइए आप। केवल इन्हीं चीजों तक ये एक्ट खत्म नहीं हो जाता, जब जिसको हम नॉर्मली अब तक जो पढ़ते आए हैं कि बस इतना ही है। इस एक्ट के द्वारा 1 लाख रुपए शिक्षा के लिए दिए गए। अच्छा, इसका मतलब क्या है, ये हमने पढ़ा तो बिल्कुल है, 1 लाख रुपए शिक्षा पर खर्च करने के लिए दिए गए। पहली बार शिक्षा पर व्यय करने के लिए कोई अगर रकम दी जाती है तो वो 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा दी जाती है। लेकिन ऐसा क्यों, क्या है इसका पूरा मतलब। हुआ क्या था, ब्रिटेन ने ईस्ट इंडिया कंपनी से कहा, ब्रिटेन की गवर्नमेंट ने, कि आप 1 लाख रुपए लीजिए। कितना बड़ा एहसान, इतना बड़ा देश, इतने करोड़ों रुपए यहाँ से ले जा रहे हैं और शिक्षा के लिए आप मात्र 1 लाख रुपया दे रहे हैं। चलो कोई नहीं, फिर भी शुरुआत तो हुई, 1 लाख रुपया दिया तो सही। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कहा, आप इस 1 लाख रुपए से भारत की जनता को शिक्षित कीजिए, उन्हें पाश्चात्य संस्कृति से उनका संपर्क कराइए। पाश्चात्य संस्कृति जो वेस्टर्न कल्चर है, जो इंग्लैंड वाला कल्चर है, उससे हमको जानकारी दिलाने के लिए ये 1 लाख रुपया दिया गया। यानी भारतीय लोगों को एक अंग्रेजों के लेवल में लाने के लिए यह उनका विचार था कि भारत में गोरे भारतीय पैदा करना, ताकि जो उनका साम्राज्य है, वो जो लोग हैं, वो इंग्लैंड के कल्चर को समझ सकें और लंबे समय तक जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसका सहयोग दे सकें। उसका सहयोग किस वे में, कि यहाँ की नीतियों को समझ सकें। और भारत में जो रूढ़िवादिता है, वो लोग हमको अपने आप से बहुत नीचा समझते थे, और उससे थोड़ा सा ईस्ट इंडिया कंपनी या फिर जो ब्रिटिश है उसकी सहायता कर सकें, और एक लंबे समय तक जो ब्रिटेन है उसका रूल भारत में बना रहे। इसी वजह से कहते हैं कि कुछ विद्वान ने कहा था कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का सूरज कभी अस्त नहीं होगा। लेकिन टाइम के साथ सारी चीज़ें ढल जाती हैं। क्या हमारे यहाँ पर ज्ञान नहीं था, या हमारे यहाँ पर क्या समझदारी नहीं थी, सारी चीज़ें थी। इसी वजह से ये हम देखेंगे। तो 1 लाख रुपया भी दिया गया। इस एक्ट ने एक और चीज की, और पहली बार की, वो था भारतीय जनता पर टैक्स। ये जो टैक्स की व्यवस्था है, कर लगाने की जो व्यवस्था है आम जनता पर, वो भारत में कब से शुरू हुई, वो हुई 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा। अगर इसमें आपको कन्फ्यूजन हो रही है, आप कहेंगे कि जी इससे पहले तो भारत में बहुत ज़्यादा वो लोग कर वसूली करते थे, राजस्व वसूली करते थे, बिल्कुल करते थे, लेकिन आम लोगों पर अन्य सुविधाओं के लिए जो टैक्स लगाया जाता था, इनकम टैक्स, आयकर, वो सारी चीज़ें, वो शुरुआत हुई इस 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा भारत में। अगर कोई ऐसा नहीं कर रहा है, अगर कोई ये टैक्स वगैरह पे नहीं कर रहा है, तो उसको भारी मात्रा में दंड भी लगाया जाता था, और उसको कठोरता के साथ में फॉलो कराने की जो नीति थी वो इस 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा शुरू की गई थी। ये चीज़ें भी आपको ध्यान रखनी है। साथ ही साथ इस एक्ट के द्वारा जो कंपनी के व्यापारिक और प्रशासनिक खाते थे, यानी व्यापारिक एवं जो अन्य खाते थे,
अब तक क्या था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी का रेवेन्यू था वो कैसे कलेक्ट होता था, उसकी इनकम कैसे कलेक्ट होती थी कि भारत से किसी भी तरीके में जो भी कमाई कर रही है वो उसकी इनकम मानी जाती थी। लेकिन इस एक्ट के बाद में यह बदलाव किया गया। अब कहा गया कि आप भाई व्यापार से जो इनकम कर रहे हो वो आपकी अलग रहेगी, और आप उससे अलग जो भी इनकम कर रहे हो वो आपकी अलग रहेगी। उसको हम आपको ये व्यापारिक यानी जो आपकी कमर्शियल इनकम है वो अलग रहेगी, और जो आपकी ट्रेड के द्वारा जो इनकम हो रही है वो अलग रहेगी। यानी खातों का अंकन भी किसके द्वारा शुरू किया गया, वो किया गया 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा। साथ ही साथ इसने एक और प्रावधान किया इस एक्ट ने, इसने कहा कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी अपने सैनिकों के लिए कोई कानून ज़रूरतों के हिसाब से कोई कानून बना सकती है। अभी तक क्या था कि अगर आपको सैनिक हैं, आपके सैनिक व्यवस्था चली आ रही है और लंबे टाइम से चली आ रही है, अब हर बार एक छोटी छोटी ज़रूरतों के लिए ब्रिटिश संसद से आपको परमिशन लेनी पड़ती है। लेकिन इस एक्ट के द्वारा यह व्यवस्था खत्म करके ईस्ट इंडिया कंपनी को पावर दी गई कि भाई आपके जो सैनिक हैं उनके लिए आप कोई भी कानून या उनकी ज़रूरतों के हिसाब से कोई कानून वगैरह बना सकते हैं। यानी सैन्य ज़रूरतों के हिसाब से आप अपनी व्यवस्था को देखते हुए कानून बना सकते हैं। तो अब हम देखते हैं कि हम नॉर्मली पढ़ते हैं 2-3 चीज़ें, लेकिन अब तक हम 9-10 चीज़ें इस एक्ट के बारे में जान चुके हैं, जो हम नॉर्मली इनमें से काफ़ी चीज़ें बुक में नहीं देखते। तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि हम बुक से पढ़ रहे हैं या अदर जगह से पढ़ रहे हैं, बस हमको किसी भी टॉपिक के बारे में जानकारी पूरी तरह से लेनी है। हम आगे बढ़ेंगे, हो सकता है थोड़ा स्लो बढ़ें, लेकिन हम चीज़ों को पूरे अच्छे से कवर करके बढ़ेंगे। ये नहीं है कि किसी टॉपिक को उठाया, उसके ऊपर हमने 2-3 टॉपिक पॉइंट लिए और टॉपिक बोले ख़त्म। नहीं, क्या यूपीएससी या पीसीएस या कोई भी एग्जाम पर इतने तक रहता है क्या, उसके बारे में 2 चीज़ पूछेंगे और ख़त्म कर देंगे? भाई पूरी की पूरी अंदर तक डीप नॉलेज लेते हैं। अगर हम यहीं तक ख़त्म करके चले जाएंगे तो बाकी फिर यही होता है, कह देते हैं कि हिंदी वाले स्टूडेंट के लिए कुछ नहीं है। भाई है तो सब कुछ हर किसी के लिए, लेकिन उसको अच्छे से पढ़ें तो सही। ठीक है, हमारी कोशिश रहेगी कि चीज़ों को कवर करें, बिल्कुल अच्छे से एक रूटीन के साथ फॉलो करते हुए कवर करें। तो ठीक है दोस्तों, अगर इसके बाद में आपका कोई क्वेश्चन वगैरह या कोई भी क्वेरी रह रही है तो आप हमको कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।